हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 8 को पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं 1 शॉट में। यानी चैप्टर 8 हमारा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव हमारा चैप्टर है, इसको पूरा का पूरा हम 1 शॉट में खत्म करने वाले हैं। यानी कि एक ही वीडियो में चैप्टर 8 के सारे इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 8 के मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एलएसडी क्या है, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, वह साथ ही साथ इसके दुष्प्रभाव यानी कि हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आप अपन बात करते हैं एलएसडी की, तो एलएसडी क्या होता है, यह एक नशीला पदार्थ होता है। क्या होता है, यह एक नशीला पदार्थ होता है, एक प्रकार का जहर का काम करता है, ठीक है, पॉइजन का काम करता है। और ये हमारे स्पेशली मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, ठीक है। ये हमारे सीधे ब्रेन पर अटैक करता है, यानी कि ब्रेन पर हमला करता है। तो ये एक ऐसी जो है, तो एक प्रकार से पॉइजन है, ये एक प्रकार से ऐसी जहर है, ठीक है। यह ऐसा नशीला पदार्थ होता है जो कि डायरेक्टली हमारे मस्तिष्क पर आघात करता है और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए, एलएसडी का पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछा जाया करता है कई बार। तो एलएसडी का पूरा नाम आपको क्या याद रखना है, लाइसर्जिक एसिड। क्या याद रखना है, लाइसर्जिक एसिड, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, ठीक है, डाई एथिल एमाइड। ये सबसे पहले तो आपको, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, सबसे पहले तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो एलएसडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, ठीक है। पूरा नाम आपको सबसे पहले पता करना है। फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है सोर्स। तो इसका सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या है। तो जो एलएसडी है ये कहां से प्राप्त किया जाता है, तो यह एक कवक से प्राप्त किया जाता है, यह एक फंगस या फंगाई से प्राप्त किया जाता है। और उस फंगाई का नाम क्या है, क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। क्या नाम है, तो आपको याद रखना है क्लेवीसेप्स परप्यूरिया, ठीक है। क्लेवीसेप्स, क्लेवीसेप्स, क्लेवीसेप्स परप्यूरिया, क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। तो इस क्लेवीसेप्स नामक परप्यूरिया जो एक नामक कवक होता है, इस कवक से प्राप्त किया जाता है क्या, इस कवक से प्राप्त किया जाता है एलएसडी को। तो एलएसडी एक नशीला पदार्थ है जो कि हमारे मस्तिष्क पर आघात करता है, हमला करता है, मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त करने का काम करता है। इसका पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड होता है। स्रोत की अगर बात करें तो स्रोत इसका एक कवक होता है जिसका नाम है क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। अगर हम दुष्प्रभाव की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसका दुष्प्रभाव क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मनुष्य में जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो ब्रेन पर यह प्रभाव डालता है मेनली, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में यानी कि पूरे के पूरे बिहेवियर में और रहन सहन में क्या हो जाता है, व्यक्ति के रहन सहन में जो भी तरीके हैं उसके रहन सहन के, उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। सिंपल सी बात है कि यह मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है और इसके प्रभाव से क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में और रहन सहन में पूरी तरह से जो भी उनके रहन सहन के तरीके हैं उसमें पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एलएसडी का आपको सबसे पहले स्रोत पता होना चाहिए, उसका पूरा नाम पता होना चाहिए, एलएसडी है क्या और एलएसडी के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला दुष्प्रभाव क्या है कि यह मस्तिष्क पर हमला करता है, आघात करता है, ठीक है, जिस कारण से व्यवहार में और रहन सहन के तरीके में परिवर्तन आ जाता है। दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि रक्तचाप, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम रक्तदाब भी कहते हैं, तो रक्तचाप या रक्तदाब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और मान लीजिए यदि कोई गर्भवती महिला अगर इसका प्रयोग कर लेती है तो इसके सेवन से, ज्यादा मात्रा में सेवन से उस महिला का गर्भपात भी हो सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दो इसके इंपॉर्टेंट दुष्प्रभाव होते हैं। पहला यह है कि मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, ठीक है, जिस कारण से व्यक्ति के रहन सहन, होशो हवास में परिवर्तन आ जाएगा। और इसके अलावा अगर यदि कोई गर्भवती महिला है और अगर वो इसका सेवन कर लेती है तो उसके अंदर गर्भपात भी हो सकता है। साथ ही साथ चाहे महिला हो या व्यक्ति, उसके ब्लड प्रेशर यानी कि जो उसका रक्तचाप या रक्तदाब है वो भी बढ़ जाता है इसके सेवन करने से। तो बस इतनी ही चीजें आपको पता होना चाहिए एलएसडी के बारे में। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एलएसडी क्या है, ठीक है, इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, इसका स्रोत और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन सरल सा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है बीटी क्या है और यह किसी भी कीट के प्रति किस प्रकार से प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। तो बीटी की अगर हम बात करें
तो नाम से स्पष्ट है कि बीटी, बीटी का मतलब क्या है कि बैसिलस थुरिंजियंसिस, बी फॉर बैसिलस और टी फॉर थुरिंजियंसिस। तो एक जीवाणु यानी कि एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया यानी कि एक जीवाणु होता है जिसका नाम क्या है, इस बैक्टीरिया या जीवाणु का नाम क्या है, ये जो जीवाणु होते हैं इसका नाम क्या है, बैसिलस थुरिंजियंसिस, ठीक है। तो बैसिलस थुरिंजियंसिस के नाम के आधार पर ही इसका बी फॉर बैसिलस और टी फॉर थुरिंजियंसिस। तो यह बैसिलस थुरिंजियंसिस नामक एक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला विष होता है। यानी जो बीटी है, वीटी एक प्रकार का विष है। क्या है? वीटी जो है ये एक प्रकार का विष है। विष बोले तो ये क्या है, एक प्रकार का पॉइजन है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, पॉइजन है, यानी कि एक प्रकार का जहर होता है, ठीक है। अब यह किस प्रकार से कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है? तो मान लीजिए अगर कोई कीट, ठीक है, बीटी का सेवन करता है, तो बीटी ये जो बीटी विष है ये जैसे ही किसी कीट की आंत में यानी कि इंटेस्टाइन में पहुंचती है, ये सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जब सक्रिय रूप में बीटी परिवर्तित हो जाता है किसी भी कीट के आंत में जाने के पश्चात, तो वह क्या करता है, आंतों को क्षतिग्रस्त कर देता है। क्या कर देता है? आंतों को क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है, क्षतिग्रस्त कर देता है और कीटों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। अतः इसका उपयोग हम कहां करते हैं? जैव तकनीकी में, बायोटेक्नोलॉजी में कीट प्रतिरोधी फसलों को विकसित करने में। इसका आप एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, बीटी कॉटन। क्या देखेंगे इसका? आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो बीटी कॉटन भी क्या है, कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। इसमें क्या होता है कि हम कपास के अंदर ऐसे जीन को प्रवेश करा देते हैं जिसमें बीटी जीन उपस्थित होता है। तो जब कोई भी कीट आ करके कपास की पत्ती वगैरह को खाता है, तो ये बीटी विष जो है उनकी आंत में पहुंच जाते हैं और आंत में पहुंच जाने के पश्चात सक्रिय रूप ले लेते हैं और फिर वो कीट क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी बीटी जीन को अगर हमने किसी कपास के पौधे के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो उसके अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता जो है विकसित हो जाती है, यानी कि डेवलप हो जाती है। तो यानी सीधी सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम इसका उपयोग करते हैं, जैव तकनीकी में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कीट प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के लिए किसी पौधे के अंदर हम कीट प्रतिरोधी क्षमता अगर विकसित करते हैं, तो कीट प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने के लिए पौधों के अंदर हम इस बीटी जीन का उपयोग करते हैं। तो कुछ नहीं, बीटी जीन क्या है, सीधी सी बात है, बीटी जो है एक प्रकार का विष यानी कि पॉइजन या जहर होता है, जिसको हम बैसिलस थुरिंजियंसिस नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यह एक प्रकार का विष, पॉइजन या जहर है जिसको हम बैसिलस थुरिंजियंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं और यह किसी भी कीट की आंतों में पहुंच जाने के पश्चात सक्रिय रूप में बदल जाता है और फिर उस कीट की आंतों को क्षतिग्रस्त करके कीट को नष्ट कर देता है, कीट को खत्म कर देता है। और इस प्रकार से इस बीटी जीन का, ये जो बीटी पॉइजन जीन है, इसका उपयोग हम जैव तकनीकी में, बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी भी पौधों के अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बीटी क्या है, यह किस प्रकार से कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, यह आपसे बन जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बीटी एक पॉइजन यानी कि जहर होता है जो कि बैसिलस थुरिंजियंसिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, और यह कीटों के लिए जो है प्रतिरोधी होता है, ठीक। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक जो होते हैं ये किस प्रकार से मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा था प्री बोर्ड में भी आपके क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैव उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार से भूमि की उर्वरता को या भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं? तो सीधी सी बात है, जैव उर्वरक की अगर हम बात करेंगे तो जैव उर्वरक मुख्य रूप से रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये जैव उर्वरक जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इनकी मात्रा होती है मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये किस प्रकार से मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इसका थोड़ा सा आपको फंडा समझना है। देखिए, जैव उर्वरक जो होते हैं ये एक प्रकार के जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के जीव होते हैं। तो आपको यह समझना है कि ये मृदा की पोषक गुणवत्ता को कैसे बढ़ाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जैव उर्वरक जो होते हैं ये एक प्रकार के जीव ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अब ये कैसे बढ़ाते हैं, इनके मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो जैव उर्वरक का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है कवक। क्या होता है? कवक और जीवाणु, तथा इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, ठीक। क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो जैव उर्वरकों के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो होते हैं कवक, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं,
ये जीवाणु मुख्य रूप से क्या करते हैं कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, तो ये मान लीजिए क्या है, वायुमंडल की नाइट्रोजन है। अब वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो या तो नाइट्रेट के रूप में रहेगी या नाइट्राइट के रूप में रहेगी, डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में तो रहेगी नहीं। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, जो कि पूरे के पूरे जैव उर्वरक के प्रमुख स्रोत हैं। तो जैव उर्वरक के जो भी स्रोत वाले हैं, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो कवक हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, ये सब क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसको स्थिरीकृत करते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, उसको फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है कार्बनिक रूप में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, कार्बनिक रूप में बदल जाते हैं। तो कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये स्थिरीकृत कर देते हैं और कार्बनिक रूप में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इसके अलावा कुछ और दूसरे जीवाणु होते हैं, ठीक है, जैसे एजोस्पाइरिलम का नाम आपने सुना होगा, और एजोटोबैक्टर। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो ये जीवाणु भी क्या करते हैं, जो एजोस्पाइरिलम है और एजोटोबैक्टर, ये दोनों जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं। और जब ये भी वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को कार्बनिक रूप में बदल देंगे स्थिरीकृत करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। धान के खेत में आप देखेंगे, धान के खेत में अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो होती है ये महत्वपूर्ण जैव उर्वरक का काम करती है। साइनोबैक्टीरिया क्या करती है, धान के खेत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इसके अलावा जो नील हरित शैवाल होती है, ठीक है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करती है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ा देते हैं। तो जब मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि मृदा की उर्वरता भी बढ़ जाती है। यानी सिंपल शब्दों में आप ये समझें तो जैव उर्वरक जो है एक प्रकार के जीव होते हैं, और ये जीव कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसका स्थिरीकृत करते हैं और उसको कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब उस नाइट्रोजन को मिट्टी के कुछ पदार्थों के साथ मिलाकर के कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो जब वायुमंडल की नाइट्रोजन को कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो इससे क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता में सुधार आता है, ठीक है। और मृदा की गुणवत्ता में सुधार आता है यानी मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है, कि जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं। इसके प्रमुख स्रोत जो है जीवाणु, कवक या साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और स्थिरीकरण करने के पश्चात ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया जो है महत्वपूर्ण नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये भी सभी के सभी क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उन्हें कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपकी इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जैविक या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीओडी। क्या बोलते हैं, बीओडी, ठीक है। बीओडी का पूरा नाम क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बायोकेमिकल तो ये है आपका, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। डिमांड यहां पे आप लिख लेंगे, मांग को क्या बोलते हैं, डिमांड, किसी डिमांड करना यानी मांग करना। तो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल आप लिख सकते हैं, बायोकेमिकल भी आप लिख सकते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये बीओडी का पूरा नाम होता है। अब हम समझते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग है क्या। थोड़ा सा आपको समझना है कि जैविक ऑक्सीजन जो मांग होती है ये एक विशिष्ट समय अवधि पर, कब, एक विशिष्ट समय अवधि पर किसी निश्चित तापमान पर, तापमान भी क्या हो, निश्चित हो, तब मान लीजिए दिए गए पानी के नमूने में कोई भी कार्बनिक पदार्थ अगर है तो उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो वायवीय जैविक जीवों द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसे ही हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। सिंपल सी बात है कि एक निश्चित समय अवधि पे, एक निश्चित तापमान पे मान लीजिए किसी पानी में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, पानी है, पानी है। अब इस पानी में मान लीजिए क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो है कार्बनिक यौगिक उपस्थित है, ठीक है। तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो है मान लीजिए पानी में उपस्थित है, ठीक है। तो ये कार्बनिक पदार्थ मान लीजिए क्या है, कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है, ठीक।
ये कार्बनिक पदार्थ जो है पानी में उपस्थित है। अब इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए क्या करने के लिए, इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए जो जीवों द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई भी सूक्ष्म जीव है, तो उन सूक्ष्म जीवों द्वारा या उन जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, उसी को हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। मतलब जैविक पदार्थों को, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जैविक जीवों के द्वारा जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उसी को हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, तो उस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव या जैविक जीव होते हैं, इन जैविक जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वही होती है जैविक ऑक्सीजन मांग। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यानी जीवाणु होते हैं, जिसके अलावा जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, बैक्टीरिया भी क्या है, सूक्ष्म जीव ही तो होता है। तो बैक्टीरिया हो गया मान लीजिए, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, तो ये क्या करते हैं, कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए क्या कर देते हैं, जिम्मेदार है। जो पूरा का पूरा कार्बनिक कचरा है उसको विघटित करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, सूक्ष्म जीव। अब वो सूक्ष्म जीव आपके एक्टिनोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, या आपके बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो कार्बनिक पदार्थ है उनको विघटित करने वाले प्रमुख जो विकसित करने में पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन होंगे, या तो बैक्टीरिया होंगे या तो कवक होंगे मुख्य रूप से, क्योंकि अपघटन कौन करेंगे, अपघटनकर्ता। तो अपघटनकर्ता कौन होते हैं, मुख्य रूप से बैक्टीरिया होते हैं या कि कवक होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु होते हैं, ये कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए प्रमुख जिम्मेदार होते हैं, ठीक। अब ये क्या करते हैं, ये जब कार्बनिक पदार्थों, जैसे मृत पौधे हो गए, जो पौधे के सड़े गले अवशेष हो गए, इसके अलावा घास की कतरन हो गई, जब घास जो है सड़ गल जाती है तो घास की कतरन बन जाती है। फिर इसके अलावा जो जैविक खाद होता है आपका, ठीक है, तथा सीवेज का जो पानी होता है, सीवेज के पानी में मौजूद होते हैं जो भी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने वाले, ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये कहां मौजूद होते हैं, ये इन्हीं के अंदर उपस्थित होते हैं। तो जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे वो मृत पौधे हो, पौधे के मृत भाग का कोई भी अवशेष हो, या घास की कतरन हो, इसके अलावा खाद्य हो या सीवेज पानी हो, इनमें जो भी कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए ही ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पड़ती है जैविक जीवों के द्वारा, वही हमारा क्या कहलाता है, जैविक ऑक्सीजन मांग। देखिए ऐसी स्थिति में होता क्या है, बैक्टीरिया जैसे ही क्या करता है, इस कचरे को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, ठीक है। और जब बैक्टीरिया जो है इस कचरे को, यानी कि कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उपलब्ध और विघटित होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है, वो एरोबिक जीवाणुओं द्वारा, यानी कि जैविक जीवाणुओं द्वारा, वायवीय जीवाणुओं के द्वारा क्या कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है, जिससे जैविक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। सिंपल सी बात है भैया, आपको आसान भाषा में बस इतना समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बनिक पदार्थ है। अब वो कार्बनिक पदार्थ किनके अंदर उपस्थित हो सकते हैं, तो कोई भी मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ जो है, ये सड़े गले पत्ती हो सकते हैं पौधे के, सड़े गले पौधे के कोई भी भाग हो सकते हैं, घास का सड़ा गला भाग हो सकता है, सीवेज का पानी हो सकता है, या इसके अलावा जो है आपका खाद हो सकता है। तो इनके अंदर जो है ये कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं। अब इन कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए जो भी जैविक जीव हैं, ये सारे के सारे जैविक जीव जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये क्या करेंगे, इन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो है प्रमुख जिम्मेदार होते हैं। तो ये जैसे ही क्या करेंगे, जैविक जीव जो है जैसे ही क्या करेंगे, इन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि इनको अब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी इनको, यानी कि जैविक जीवों को ऑक्सीजन की जो भी आवश्यकता होती है कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। और ये कार्बनिक पदार्थ कहां उपस्थित रहेंगे, तो सीवेज के पानी में उपस्थित हो सकते हैं, खाद के अंदर उपस्थित हो सकते हैं, इसके अलावा ये कहां उपस्थित हो सकते हैं, घास की कतरन में उपस्थित हो सकते हैं, पौधे की जो पत्तियां हैं, सड़े गले अवशेष हैं पौधे के, इनके अंदर जो है कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं। और इन्हीं को तोड़ने के लिए जैविक जीवों के द्वारा जो ऑक्सीजन की मांग होती है, वही होती है जैविक ऑक्सीजन मांग। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैविक ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ठीक है, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, या आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि बीओडी क्या है, ठीक है। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, तो आपको बस इतना ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
खाद्य एवं जैव उर्वरक में कोई आपको 3 अंतर बताना है, ठीक है। खाद्य एवं जैव उर्वरक में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो खाद्य एवं जैव उर्वरक में आपको अंतर बताना है। सिंपल से अंतर आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। खाद्य एवं जैव उर्वरक में, तो खाद्य एवं जैव उर्वरक में आपको 2-3 अंतर इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार कर लेना है। खाद्य की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली आप लोगों के घर में भी क्या होता होगा, जिनके भी घर में आप देखे होंगे गोबर जो है गाय या कि भैंस मान लीजिए जिनके घर में है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखे होंगे अक्सर कि बहुत ज्यादा मात्रा में गोबर जो है उनसे प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो भी सड़ी गली पत्तियां होती है वो जब आपस में मिल जाती हैं तो खाद्य का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो खाद्य होती है, खाद्य में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। सिंपल सी बात है, पहला डिफरेंस तो आपको यही लिखना है कि जो नॉर्मल खाद्य होता है अपना देसी खाद्य होता है जो कि गोबर से तैयार किया जाता है या कि सड़ी गली पत्तियों से, इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, ठीक है, ज्यादा होती है। तो इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। और अगर हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की या जैव उर्वरक की, तो इनमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसके अलावा फास्फोरस की मात्रा होती है तथा पोटेशियम की मात्रा होती है, ठीक है। तो इनमें मुख्य रूप से आप देखेंगे 2-3 जो है स्पेशल मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो जो जैव उर्वरक होता है इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा होती है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के तो इनको रासायनिक रूप से बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, जैसे आपके यूरिया हो गई, आपके डीएपी हो गए, तो ये एक प्रकार के क्या है, जैव उर्वरक ही तो होते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपने पढ़ा है कि जैव उर्वरक जो होते हैं किस प्रकार से मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ठीक है। यह मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो खाद्य एवं जैव उर्वरक में पहला अंतर तो आपको यही याद रखना है कि जो खाद्य होता है इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और इसके अलावा जैव उर्वरक में अगर हम बात करें तो जैव उर्वरक मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से मिलकर ही बने होते हैं। यानी इनमें अगर हम बात करें तो इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा जो है अधिक होती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि अगर हम ये बात करें कि खाद को बनाया कैसे जाता है, तो खाद को हम जंतुओं के जो भी अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, जंतुओं के अपशिष्ट जैसे गोबर हो गया, इसके अलावा पौधे के मृत भागों, मान लीजिए पत्ती का कोई भाग, तना या पौधे का कोई भाग, तना या पत्ते गिर करके सड़ गए हैं, तो ये भी सारे के सारे सब मिल करके क्या होते हैं कि अपघटन जब इनका हो जाता है तो इससे जो है खाद तैयार की जाती है। यानी खाद को तैयार किससे किया जाता है, तो मुख्य रूप से जंतुओं और पौधों के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हीं से तैयार किया जाता है खाद को। जबकि अगर हम बात करते हैं जैव उर्वरक को, तो इसे हम व्यावसायिक रूप से तैयार करते हैं, और व्यवसाय इसका करते हैं तो व्यावसायिक रूप से इसे तैयार करते हैं, और व्यावसायिक रूप से तैयार करते हैं और किसकी सहायता से करते हैं, तो रासायनिक पदार्थों की सहायता से। किसकी सहायता से, रासायनिक पदार्थों की सहायता से इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। पहला यह है कि इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इनमें जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। खाद्य को हम किससे बनाते हैं, पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट से बनाते हैं, जबकि इनको हम व्यावसायिक रूप से रासायनिक पदार्थों की सहायता से बनाते हैं। कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों को जो हम मिलाएंगे तब जाकर के जैव उर्वरक जो है बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तीसरा क्या है कि ये मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल किसी प्रकार से जो खाद होती है ये किसी प्रकार से मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, बल्कि उसकी मात्रा में वृद्धि करती है। यानी मृदा की गुणवत्ता में, मृदा की उर्वरता में वृद्धि लाते हैं, ठीक है। जबकि आजकल आप नॉर्मली देख रहे हैं कि अधिकतर जो है रासायनिक खाद्य का उपयोग हो रहा है, जैव उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, जिसके आपको तरह तरह के नुकसान देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कम उम्र में ही आप लोग देखते हैं बच्चों के बाल वगैरह जो है सफेद होने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि आज पूरे के पूरे इस जैव उर्वरक की माध्यम से जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, जो भी खेती कर रहे हैं, इससे कई सारे आपको नुकसान भी देखने को मिलते हैं। जबकि ये जो हमारी नॉर्मल खाद है ये ज्यादा मात्रा में भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है, किसी प्रकार से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हानि नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा नॉर्मल खाद से तैयार किए गए जो भोज्य पदार्थ होते हैं ये शरीर को भी प्रभावित नहीं करते हैं, साइड इफेक्ट भी शरीर में नहीं डालते हैं, ठीक है। तो जैव उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो जैव उर्वरक जो होते हैं इनका मान लीजिए अगर लगातार कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में खेतों में इनकी मात्रा को इंक्रीज करके डालता है तो इससे क्या होता है कि मृदा की उर्वरता में कमी भी आ जाती है। तो यानी हमको यह समझ में आ गया कि जो हमारा खाद होता है, नॉर्मल खाद्य जो है, ये किसी भी प्रकार से मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि लाता है। लेकिन जो हमारा जैव उर्वरक होता है
ये भैया मृदा की गुणवत्ता में कमी भी ला सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं तो इससे धीरे धीरे करके मृदा की गुणवत्ता में कमी आती जाती है। ठीक है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो सरल से डिफरेंस है तीनों। सबसे पहला आपने देखा कि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और किसकी मात्रा, और इसके अलावा पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। और इसको हमने क्या बताया, खाद्य को हम जंतुओं और पौधों के अपशिष्ट पदार्थ से तैयार करते हैं, जबकि जैव उर्वरक को हम व्यावसायिक रूप से रासायनिक पदार्थों के संयोग से बनाते हैं, कई प्रकार के केमिकल को मिलाकर के बनाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि ये मृदा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि ये मृदा की गुणवत्ता में कमी ला देते हैं। तो तीनों डिफरेंस उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है कि जो बायोगैस उत्पादन है, ठीक है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की, तो देखिए बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है, ये हमको थोड़ा थोड़ा करके क्रमशः समझना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो गोबर गैस होती है, ठीक है, गोबर गैस जो होती है एक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। ठीक है, एक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। गोबर गैस में बहुत सारी गैसें होती है, आपको ये याद रखना है, आपको ये नहीं कह देना है कि गोबर गैस में केवल एक ही गैस होती है। गोबर गैस जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जिनमें से एक प्रमुख गैस होती है मीथेन। क्या होती है, जिनमें से मीथेन जो है ये भी उपस्थित होती है, और ये जो है प्रमुख स्रोत होती है। बायोगैस का जो प्रमुख संगठक तत्व होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा मीथेन की होती है। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस का प्रमुख संगठक तत्व कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है मीथेन। तो जो गोबर गैस होती है, ये जो बायोगैस है, यह एक प्रकार के गैसों का मिश्रण है, केवल एक गैस इसमें नहीं होती है, ये गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मीथेन भी क्या होती है, उपस्थित होती है। और आपको यह भी याद रखना है कि ये जो मीथेन उत्पन्न होती है या कोई भी गैस जो बायोगैस उत्पन्न होती है, ये सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो जब सूक्ष्म जीवों की सक्रियता होती है तभी जाकर के गोबर गैस जो है बनती है। ठीक है, तो आपको यहां तक की कहानी में बस इतना समझना है कि सूक्ष्म जीव जो सक्रिय होते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के कारण ही गोबर गैस क्या होती है, बनती है। और उस गोबर गैस का यानी कि बायोगैस का जो प्रमुख संगठक तत्व है वो क्या होता है, मीथेन होता है। यानी जो हमारा गोबर गैस है कई सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें से एक गैस हमारी कौन सी है, मीथेन गैस है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सेल्यूलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं। ठीक है, कहां, जो सेल्यूलोज युक्त पदार्थ होते हैं उनमें आप देखेंगे अवायवीय रूप से ये उगाते हैं। और ये क्या करते हैं, CO2 तथा H2 इनके साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं जो कि सेल्यूलोज युक्त पदार्थों पर उगाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और इनके साथ साथ बड़ी ज्यादा मात्रा में मीथेन को भी उत्पन्न करते हैं। तो यहां तक की कहानी में आपको बस इतना समझना है कि गोबर गैस जो होती है वह कई सारे गैसों का मिश्रण होती है। यानी जो बायोगैस है कई सारे गैसों का मिश्रण है, जिनमें से एक प्रमुख गैस होती है मीथेन। और ये इनका उत्पादन कब होता है, यानी कि बायोगैस का उत्पादन कब होगा, जब सूक्ष्म जीवों की सक्रियता होती है। जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये जब सक्रिय फॉर्म में होते हैं तभी जो है इनके अंदर आप देखेंगे कि बायोगैस का निर्माण होगा। क्योंकि जो गोबर वगैरह होता है, गाय या भैंस से प्राप्त जो गोबर होता है, इनमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है, जिनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, और यही सूक्ष्म जीव ही बायोगैस के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मीथेनोजेन, ठीक है, तो मीथेनोजेन कहते हैं। जो पूरे के पूरे बैक्टीरिया हैं जो कि बायोगैस के निर्माण में भाग लेते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मीथेनोजेन। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मीथेनोजेन। इनमें क्या होता है, इनमें सामान्य जीवाणु जो होता है, ठीक है, मीथेनोजेन में जो सामान्य जीवाणु होते हैं उनको हम बोलते हैं मीथेनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, मीथेनोबैक्टीरिया। जैसे आप देखेंगे पशुओं के अंदर, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इन्हीं के मल को हम क्या कहते हैं, गोबर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो गाय और भैंस का मल होता है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गोबर कहते हैं। और इन गोबर के अंदर ही आप देखेंगे कि ये जीवाणु जो होते हैं प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। कौन से जीवाणु, वही जीवाणु जो कि कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं और कई सारे गैसों का संश्लेषण करते हैं और बायोगैस का निर्माण करते हैं।
जो कि गोबर अथवा बायोगैस कहलाती है, ठीक है, या बायोगैस का उत्पादन करते हैं। तो सिंपल सी बात हमको यह समझ में आई कि बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जिन जीवाणुओं को हम बोलते हैं क्या, मीथेनोजेन। तो ये मीथेनोजेन जो जीवाणु होते हैं, इनके अंदर मीथेनोबैक्टीरिया होते हैं, या मीथेनो जीवाणु भी आप कह सकते हैं, या मीथेनोबैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं। तो ये मीथेनोबैक्टीरिया जो होते हैं, यही क्या करते हैं, यही कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। यानी जो गोबर है, जो पूरी की पूरी गोबर है, यानी जो भी पशुओं से प्राप्त, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, उनके जो मल होते हैं उनको हम गोबर कहते हैं, ठीक है। तो इनके गोबर में कई प्रकार से ये बैक्टीरिया जो है उपस्थित होते हैं, और यही बैक्टीरिया जब सक्रिय होते हैं तो यही बैक्टीरिया सक्रिय होने के पश्चात जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन और कई सारे गैसों को एक साथ मिश्रित करते हैं, या इनका प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं, जिसको ही हम बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। तो बायोगैस में कई सारी गैसें होती है, ठीक है। तो उसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, इसके अलावा भी और कई सारी गैसें होती है। तो इनको सामूहिक रूप से हम बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस का उत्पादन कब होता है, जब सूक्ष्मजीव सक्रिय होते हैं। कौन से सूक्ष्मजीव, तो यही सूक्ष्मजीव जिनको हमने बोला मीथेनोजेन। तो ये मीथेनोजेन सूक्ष्मजीव जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जब सक्रिय अवस्था में होते हैं, ठीक है, तब ये क्या करते हैं, कई प्रकार की गैसों का उत्पादन करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बायोगैस। इतनी कहानी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां तक की कहानी में आपने क्या देखा कि जो बायोगैस होती है वो कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, और इसमें जो है इसी का प्रमुख एक संगठक तत्व मीथेन होता है, ठीक है। और इनका जो उत्पादन होता है सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के कारण होता है। जैसे गोबर वगैरह होता है, इनके अंदर जब सक्रिय मात्रा में जीवाणु या बैक्टीरिया जो है उपस्थित होते हैं, तभी जो है इनका प्रोडक्शन या उत्पादन होता है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा बायोगैस संयंत्र होता है, इसके बाद आप बायोगैस संयंत्र का चित्र भी देखेंगे। तो जो हमारा बायोगैस संयंत्र है, या हम इसको गोबर गैस संयंत्र भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक बड़ा सा टैंक होता है। क्या होता है, इसमें एक बड़ा सा टैंक होता है, जिसकी गहराई जो है 10 से 15 फीट होती है। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए, ये है हमारा बायोगैस संयंत्र। क्या है, बायोगैस संयंत्र। तो इसमें आप देख सकते हैं एक गड्ढा होता है, और एक गड्ढे को हमने क्या बोल दिया, टैंक। तो इसमें एक ये टैंक होता है, ठीक है। और इस टैंक में क्या होता है, इस पूरे के पूरे टैंक की जो गहराई होती है वो लगभग कितनी होती है, वो लगभग होती है 10 से 15 फुट। कितनी होती है, 10 से 15 फुट, ठीक है, 10 से 15 फुट। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा बायोगैस संयंत्र है। इसमें क्या होता है, एक 10 से 15 फीट का क्या होता है, गड्ढा होता है, जिसको हम टैंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक टैंक दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक, इस टैंक में हम क्या करेंगे, इस टैंक में हम क्या करते हैं, अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की स्लरी भर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टैंक है, इस टैंक में हम क्या करते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या जो भी गोबर वगैरह होते हैं, उनकी स्लरी बना करके, उनका घोल बना करके हम क्या कर देते हैं, इस पूरे के पूरे टैंक में भर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए क्या होगा, जब हम पूरे के पूरे स्लरी को कहां भर देंगे, टैंक में भर देंगे। तो इस स्लरी के ऊपर क्या होता है, एक सचल ढक्कन होता है। क्या होता है, एक ढक्कन लगा होता है, जिसे हम गैस होल्डर कहते हैं। अब देखिए, ये देखिए, तो इस स्लरी के ऊपर यहां पे क्या होता है, एक बड़ा सा क्या लगा हुआ होता है, इस प्रकार का ढक्कन लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस होल्डर। क्या बोलते हैं, गैस होल्डर। तो यहां पे लिखा भी है गैस स्टोरेज टैंक, मतलब इस गैस स्टोरेज टैंक के अंदर क्या होगा, गैस जो है स्टोर होगी, ठीक है। तो गैस जो है यहां पे स्टोर होगी। तो ये एक प्रकार का ढक्कन लगा हुआ होता है इसके ऊपर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैस होल्डर। तो ये जो ढक्कन लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैस होल्डर। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैस होल्डर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो बायोगैस संयंत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक 10 से 15 फीट का टैंक होता है। इस टैंक में हम क्या करते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं मिक्स कर लेते हैं जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और जो भी गोबर वगैरह होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ जो भी होते हैं, उन सबको हम मिक्स करके उनकी स्लरी बना लेते हैं। और स्लरी बनाने के पश्चात हम इनलेट पाइप, इस पाइप के माध्यम से इनलेट कर देते हैं, मतलब टैंक में प्रवेश करा देते हैं, ठीक है। तो इस इनलेट पाइप के माध्यम से पूरा का पूरा जो भैया स्लरी है वो कहां आ जाएगा, इस टैंक के अंदर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें से अब इसके अंदर जो भी सूक्ष्मजीव वगैरह क्या करेंगे, क्योंकि गोबर वगैरह के अंदर क्या होगा, कई प्रकार के सूक्ष्मजीव होंगे, और ये सूक्ष्मजीव ही क्या करेंगे, सक्रिय रूप में जब आएंगे तो ये क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के गैसों का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे।
यानी कि बायोगैस का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो जो भी बायोगैस आपकी बनेगी वो बायोगैस आकर के कहाँ इकट्ठा हो जाएगी, वो इस गैस स्टोरेज टैंक में, यानी ये जो हमारा जो गैस को स्टोर करने वाला टैंक है, इस टैंक में आपकी जो भी बायोगैस बनी है वो आकर के यहां पर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक में आपने क्या देखा कि बायोगैस अथवा गोबर गैस संयंत्र में एक बड़ा सा टैंक होता है जिसकी गहराई 10 से 15 फीट होती है, और इस टैंक में क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इनकी गोबर के साथ स्लरी बना दी जाती है और भर दी जाती है इस टैंक के अंदर। इस स्लरी के ऊपर हमने क्या किया, एक ढक्कन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस होल्डर बोलते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव की सक्रियता के कारण क्या होता है, अथवा जो हमारा मिथेनोजीन बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इनकी उपस्थिति में क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होगी किसके अंदर, टैंक के अंदर, जो भी पूरा हमारा स्लरी भरा है उसके अंदर। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होगा, गैस का निर्माण होगा। तो गैस का निर्माण तो हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फलस्वरूप ढक्कन अर्थात जो गैस होल्डर होता है वो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। जब बायोगैस जो है पूरी तरह से बनने लग जाएगी तो ये जो हमारा ढक्कन था ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, जिससे बायोगैस संयंत्र में क्या होता है, एक निकास होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पाइप के द्वारा घरों में गैस की पूर्ति की जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, हमने यहां पे बायोगैस तो बना लिया। ठीक, तो ये जो हमारा गैस स्टोरेज टैंक होता है इसमें हमारी बायोगैस क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। अब इस स्टोर हुए गैस को हमको जब यूज करना है अपने घरों में, ठीक है, तो चाहे हमारा गैस चूल्हा हो या इसके अलावा जो भी हमारा माध्यम है जलाने का, खाना बनाने का, ठीक है, तो जहां पे भी हम बायोगैस का यूज कर रहे हैं तो बायोगैस का यूज हमको जैसे ही करना होगा तो यहां पे एक नली होती है और इस नली के माध्यम से ही जहां से बायोगैस क्या हो सकती है, आउट हो सकती है, मतलब बायोगैस जो है बाहर निकल सकती है। तो एक पाइप होती है और इस एक पाइप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस गैस का कनेक्शन कर सकते हैं, कहां से, अपने गैस चूल्हे से या किसी भी अपने माध्यम से जहां पे हमको खाना बनाना है या कुछ भी बायोगैस का यूज करना है। ठीक है, तो इस टैंक के ऊपर हमने क्या कहा कि एक गैस स्टोरेज टैंक होता है, गैस होल्डर होता है, ढक्कन होता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो हमारी गैस है, बायोगैस, वो इकट्ठा हो जाती है और इसमें एक पाइप लगी होती है। ठीक है, जिसके माध्यम से हमारी बायोगैस जो है बाहर निकल सकती है और कई अलग अलग माध्यमों तक इसको हम पाइप की सहायता से इस अपनी बायोगैस को ले जा सकते हैं। तो यहां तक की कहानी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। और इसके उपयोग में ली गई जो भी स्लरी होती है, ठीक है, ये दूसरे निकास द्वार से बाहर निकल जाती है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में कर लिया जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि यहां पे तो पूरा का पूरा जो हमारा स्लरी भरा हुआ है, ठीक है, तो भैया यहां पे हमारा क्या हुआ कि जो भी हमारा गोबर था और जो भी कार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है, जो भी सड़े गले अवशेष थे पेड़ पौधे और जंतुओं के, वो सब मिलकर के उसकी हमने स्लरी बना लिया और उस स्लरी को हमने इनलेट पाइप के माध्यम से कहां भेज दिया, हमने भेज दिया टैंक के अंदर। तो टैंक के अंदर आने के पश्चात जो है इस गोबर गैस के अंदर जो है, गोबर जो होती है इनके अंदर क्या होते हैं, कई सारे मिथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनका अपघटन करने के पश्चात कई सारे गैसों को सामूहिक रूप से बायोगैस के रूप में उत्पन्न करते हैं। तो ये बायोगैस जो है बनने के पश्चात कहां आ जाएगी, इस गैस होल्डर टैंक में। ठीक है, इस गैस स्टोरेज टैंक में आकर के गैस पूरी की पूरी इकट्ठा हो जाएगी और जब गैस इसमें इकट्ठा हो जाएगी तो इसमें एक पाइप लगा देंगे और पाइप की सहायता से हम अपने गैस चूल्हे तक इस गैस को ले जाएंगे। और इसके अलावा जो बाकी हमारा यहाँ पे गोबर गैस जो है या गोबर वगैरह जो हमारा खाद्य था वो शेष जो बचा रह जाएगा, तो जो भी गोबर वगैरह शेष बचा रह जाएगा, जो स्लरी जो थी, स्लरी जो शेष बची रह गई है, वो स्लरी को हम एक यहाँ पे आउटलेट पाइप होती है और इस आउटलेट पाइप के माध्यम से हम बाहर निकाल के इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, और फिर इसको भैया हम ले जाकर के अपना खाद्य के रूप में यूज कर लेते हैं। तो सिंपल सी कहानी है भैया। आपने साथ ही साथ बायोगैस का नामांकित चित्र भी देख लिया और साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि सूक्ष्म जीवों की किस प्रकार से भूमिका होती है बायोगैस के निर्माण में। तो पूरी की पूरी कहानी ये है कि कोई भी बायोगैस का निर्माण हो रहा है तो जो बायोगैस होती है या गोबर गैस होती है, ये केवल एक गैस नहीं है बल्कि कई सारे गैसों का क्या होती है, मिश्रण होती है, जिसमें कि एक प्रमुख तत्व संगठक तत्व क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, और इनकी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है तभी होती है जब सूक्ष्म जीव जो है सक्रिय अवस्था में होते हैं। तो जैसे ही सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं, गोबर के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, तो जब भी हम गोबर की स्लरी बना करके एक टैंक में डाल देते हैं बायोगैस संयंत्र में, तो उसमें टैंक होता है, टैंक में हम क्या करते हैं, स्लरी को डाल देते हैं और स्लरी को डालने के पश्चात उसके अंदर गोबर के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, सक्रिय रूप धारण कर लेते हैं और ये
जो है विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण को बायोगैस बना करके ऊपर की ओर भेजेंगे, जो कि इकट्ठा हो जाएगा गैस स्टोरेज टैंक में। तो जब गैस स्टोरेज टैंक में इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें हम एक पाइप लगा करके उस बायोगैस को अपने घरों तक ले जाएंगे और जहां पर भी उपयोग करना है तो वहां पे उसका अटैचमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्लरी पूरी की पूरी शेष बची रह जाती है, इसमें इस स्लरी को हम एक आउटलेट पाइप की सहायता से जो है बाहर निकाल देते हैं और खाद्य के रूप में इसका यूज कर लेते हैं। तो आपको यह समझ में आया कि पूरा का पूरा जो बायोगैस संयंत्र का चित्र है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको एक बड़ा सा टैंक बना देना है और इस टैंक में आपको दिखा देना है कि यहाँ पे एक छोटा सा टैंक है, बाहर जो है एक हमारा यहाँ पे क्या है, बाहर एक हमारा माध्यम बना है जिसमें हमने अपने गोबर को इकट्ठा किया है और जो भी पदार्थों के अपशिष्ट हैं उनको हमने इकट्ठा किया है और उनकी स्लरी बनाएंगे हम यहाँ पे। स्लरी बनाने के पश्चात हम क्या करेंगे, इनलेट पाइप, एक इनलेट पाइप होती है और इस इनलेट पाइप की सहायता से हम क्या करेंगे, अंदर जो है भेज देंगे किसको, स्लरी को। और जब हम अंदर भेज देंगे तो क्या होगा भैया, इनलेट टैंक होता है हमारा, ठीक है। तो इनके अंदर जो है सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं गोबर के अंदर, जो कि क्या करते हैं, सक्रिय रूप धारण कर लेते हैं और फिर ये कई सारे गैसों को प्रोडक्शन करते हैं, सामूहिक रूप से बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। और इसमें गैस स्टोरेज टैंक होता है जहां पे गैस को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक गैस कंट्रोल वाल्व होता है, ठीक है। गैस को अगर ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में, जैसे एक रेगुलेटर होता है बढ़ाने घटाने के लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक रेगुलेटर जैसी संरचना बनी रहती है जिसको हम गैस कंट्रोल वाल्व कहते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम गैस को कम या ज्यादा मात्रा में बाहर निकाल सकते हैं इस पाइप की सहायता से, ठीक है। तो इसमें एक आउटलेट पाइप भी होती है, जो हमारा स्लरी शेष बचा रह जाता है उस स्लरी को हम बाहर निकाल लेते हैं आउटलेट पाइप की सहायता से और उसका फिर हम खाद्य के रूप में यूज कर लेते हैं। तो हमको यह समझ में आया भैया कि पूरी की पूरी कहानी में कुछ खास है नहीं, बस इतना आपको याद रखना है कि बायोगैस संयंत्र जो होता है इसमें एक 10 से 15 फीट का एक गड्ढा होता है, टैंक होता है, ठीक है, जिसमें इनलेट और आउटलेट पाइप होते हैं। इनलेट पाइप की सहायता से हम स्लरी को भेजते हैं टैंक के अंदर और आउटलेट पाइप की सहायता से हम क्या करते हैं, आउटलेट पाइप की सहायता से हम जो बची रह जाती है हमारी स्लरी गैस बनने के बाद उस स्लरी को बाहर निकालते हैं। और इसके अलावा गैस टैंक होता है, इसमें गैस कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो गैस स्टोर करने का एक टैंक होता है जिसके अंदर गैस को स्टोर किया जाता है। तो बस 3 से 4 पॉइंट आपको लिखना है, एक हो गए इनलेट पाइप, एक हो गए आउटलेट पाइप, ठीक है। इसके अलावा आपका गैस कंट्रोल वाल्व हो गए जिसकी सहायता से हम गैस को कंट्रोल करेंगे, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक क्या होता है, आउटलेट एक पाइप होती है जिसमें से क्या होता है, बायोगैस को पास किया जाता है, बाहर किया जाता है, जो कि गैस स्टोरेज टैंक से लगी होती है, ठीक है। और इसमें एक इनलेट पाइप होती है जिसकी सहायता से हम स्लरी को अंदर भेजते हैं, ठीक है। इसके अंदर डाइजेस्टर टैंक होता है, डाइजेस्टर टैंक के अंदर ही क्या होगा, आपका पूरा डाइजेस्ट होगा, जो स्लरी है डाइजेस्ट होगी, उनके अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे ये बायोगैस का निर्माण करेंगे। तो ये है बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पूरा का पूरा बायोगैस संयंत्र है, बायोगैस संयंत्र में जो सूक्ष्म जीव होते हैं किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जब तक सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं होंगे भैया, तो ये सूक्ष्म जीव गोबर पर उपस्थित होते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों पर उपस्थित होते हैं और यही क्या करते हैं, मुख्य रूप से सक्रिय अवस्था में हो जाने के पश्चात जो है बायोगैस का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको नोट कर लेना है कि भारत में जो बायोगैस का उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है, उसके लिए कई सारी प्रौद्योगिकी को विकसित करने में निम्न का प्रमुख योगदान है। कई सारे ऐसे प्रौद्योगिकी या इंस्टीट्यूट हैं जिनका प्रमुख योगदान है बायोगैस संयंत्र के प्रोडक्शन में। तो बायोगैस का उत्पादन या बायोगैस का प्रोडक्शन कौन कौन सी संस्था या इंस्टीट्यूट करते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से अनुसंधान करते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल यहां पे हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, IARI। पहला एग्जाम्पल क्या है, IARI। IARI का मतलब क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ावा देता है किसको, बायोगैस के निर्माण को। तो बायोगैस के निर्माण में या प्रोडक्शन में जो है ये संगठन जो है काफी अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये मुख्य रूप से बढ़ावा देता है किसको, बायोगैस के प्रोडक्शन को। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोजन, ठीक है। तो खादी, या आप इसको खादी बना सकते हैं, ठीक है। तो खादी व ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन, ठीक है, या कमीशन, ठीक है। तो KVIC, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, KVIC, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये दूसरा एक उद्योग है जो कि क्या करता है, बायोगैस के उत्पादन को या प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है।
तो ये दो संस्थाएं हैं जो कि भारत में बायोगैस संयंत्र को बढ़ावा देते हैं। और जाहिर सी बात है, सही बात भी, अगर हम बायोगैस का उपयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो भी अपशिष्ट नहीं फेंका जाएगा, उसका हम बायोगैस बना करके यूज भी कर सकते हैं घरों में। इसके अलावा जो अपशिष्ट बचेगा उसका खाद्य पदार्थों के रूप में भी यूज कर सकते हैं, तो किसी प्रकार से नुकसान है नहीं। ठीक है, जितना हम आजकल ज्यादा मात्रा में बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक का यूज करते हैं, ठीक है, अगर उसकी जगह हम अपने इसी नॉर्मल खाद्य को यूज करते हैं तो ये ज्यादा मात्रा में क्या होगा, ज्यादा मात्रा में जो भी हमारा कृषि है उसके अंतर्गत जो भी हम लगाएंगे वो ज्यादा मात्रा में उनका प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, और उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता भी क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, जो कि हमारे लिए लाभदायक होती है, किसी प्रकार से उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, जैव उर्वरक के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट आज हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पर इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम खाद्य पदार्थों का यूज करते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र का चित्र भी आपने देख लिया और ये भी आपने देख लिया कि बायोगैस के उत्पादन में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है वो किस प्रकार से होती है। अब अगला क्वेश्चन है, वहित मल से आप क्या समझते हैं और वहित मल जो होता है ये हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। ठीक है, जो वहित मल होता है ये वहित मल किस प्रकार से हमारे लिए जो है हानिप्रद होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप नगरों में देखे होंगे, बड़े बड़े नगरों में आप देखे होंगे, यहां तक कि गांवों में भी आप देखते हैं कि जो नालियां वगैरह होती है वहां पे कितना ज्यादा मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, जो वहित मल होता है। ठीक है, घरों का कनेक्शन भी कहां से कर देते हैं, वहित नाली से कर देते हैं। जहां नाली से पानी बह रहा होता है वहीं से वहित मल भी जो है वहीं से प्रवेश करता है। ठीक है, तो वहित मल में आप देखेंगे कि प्रतिदिन क्या होता है, जो हमारा नगर है एवं बड़े बड़े जो शहरें हैं इनमें से जो व्यर्थ जल होता है, ठीक है, व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जो है जनित होती है। जनित होती है कि मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रतिदिन जो है वहित मल जो है बाहर निकलता है नालियों में। ठीक है, तो बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे इसके एग्जाम्पल की आमतौर पर ये जो व्यर्थ पानी है या व्यर्थ जल होता है ये बाहर बह रहा होता है पूरा का पूरा। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें जो प्रमुख घटक होते हैं वो मनुष्य का मल मूत्र होता है। तो मनुष्य का जो मल मूत्र होता है ये भी कहां बह जाता है, ये भी बहता है कहां, उसी नाली में बहता है। बड़े बड़े शहरों में नालियों में क्या होता है, वहित मल भी बहता है, साथ ही साथ व्यर्थ पानी के साथ में। तो व्यर्थ पानी के साथ में जब वहित मल बहता है तो इसे ही तो हम क्या कहेंगे, व्यर्थ जल कहेंगे। भैया पानी में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाएंगे तो पानी क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, तो उसे तो हम व्यर्थ जल ही कहेंगे ना। ठीक है, तो वहित मल जो होता है मतलब ऐसा मल जो कि बहता रहता है। ठीक है, पानी के साथ मिलकर के जो मल बहता रहता है वो हमारा वहित मल है। तो दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि नगर में एवं शहरों में व्यर्थ जल जो है बहुत अधिक मात्रा में जनित होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, व्यर्थ जल कहते हैं। ठीक, इसमें प्रमुख घटक क्या होते हैं, मनुष्य का मलमूत्र होता है, हमने आपको पहले ही बताया। और नगर में होता क्या है कि इस व्यर्थ जल को हम क्या करते हैं, वहित मल यानी सीवेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो वहित मल होता है, ठीक है, व्यर्थ जल या वहित मल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। सीवेज शब्द कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो आपको पता होना चाहिए सीवेज होता क्या है। ठीक है, तो जो भी हमारा वहित जल होता है, ठीक है, वहित मल होता है, ठीक है, जल के साथ जो बहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थों की आप देखेंगे कि बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यही मेन रीजन है, इस क्वेश्चन का मेन रीजन आपका यही है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वहित मल से आप क्या समझते हैं, तो आपने ये बता दिया कि ऐसा मल जो कि पानी के साथ बहता रहता है वो हो गया हमारा वहित मल। अब वहित मल से क्या होता है कि हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, तो वहित मल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं। किसमें, जो हमारा वहित जल है इसमें ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि कई सारे रोग जो है उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये रोगजनक होते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। यही सूक्ष्म जीव जब जाकर के हमारे भोजन में बैठते हैं या हमारे पानी में बैठते हैं या किसी प्रकार से हमारे भोजन सामग्री, ठीक है, या उपयोगी सामग्री सामानों पर बैठते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, उनको पूरी तरह से संक्रमित कर देते हैं। और जब हम उनका सेवन करते हैं या उनका यूज करते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के रोग जो हैं हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वहित मल क्या है, तो वहित मल ऐसा मल होता है जो कि पानी के साथ जो है बहता रहता है, व्यर्थ जल, वही है हमारा वहित मल। और वहित मल हमारे लिए क्यों हानिप्रद है, क्योंकि भैया इसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रोगजनक होते हैं।
किसी वस्तु को अगर ये संक्रमित कर देते हैं सूक्ष्म जीव और उसका हम सेवन कर लेते हैं तो इससे हमको भी कई सारे रोग हो सकते हैं। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 2 अंकों में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वहित मल से आप क्या समझते हैं और वहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर भी नहीं सड़ता है, क्यों? क्यों नहीं सड़ता भैया? अगर आप किसी बोतल में गंगा नदी का जल भर के रख दीजिए तो आप सालों तक उसको रखे रहेंगे फिर भी वो नहीं सड़ता है, क्यों? बस एक रीजन है और उसका एक रीजन आपको पता होना चाहिए और उसका रीजन है एक वायरस। क्या है उसका रीजन? भैया एक वायरस। ठीक है, रीजन क्या है? वायरस। और उस वायरस का नाम क्या है भैया? बैक्टीरियोफेज। क्या है? उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी। ठीक है, बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी, इसके नाम में जीवाणु है लेकिन ये क्या होता है? वायरस होता है। तो बैक्टीरियोफेज जीवाणु, या इसको क्या बोल सकते हैं? बैक्टीरियोफेज को आप जीवाणुभोजी बोल सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, ठीक है, ये वायरस होता है। तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेजेज यानी कि जीवाणुभोजी जो है ये एक वायरस उपस्थित होता है जो कि क्या करता है? जीवाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट करके रखता है और जिस कारण से गंगा नदी का जो पानी है ये वर्षों तक नहीं सड़ता है, भले इसको हम बंद बोतल में ही भर करके क्यों ना रखें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि गंगा के जल में अगर हम वर्षों से, आप देखते हैं कि गंगा नदी के जल में कितने सारे मृत शरीर का विसर्जन कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका विसर्जन किया जाता है। गंगा नदी में आप लोग देखे होंगे श्रद्धालुओं की कितनी ज्यादा मात्रा में भीड़ होती है, तो वहां बहुत ज्यादा मात्रा में मलमूत्र भी जाहिर सी बात है कि इकट्ठा होता होगा। इसके अलावा जो मृत शरीर होते हैं, ठीक है, मृत शरीर ये इनका भी विसर्जन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे केमिकल पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, रासायनिक पदार्थ मिट्टी में या जो गंगा नदी का जल है उसमें समाहित हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इतने में तो गंगा नदी का जल सड़ जाना चाहिए पूरी तरह से। तो गंगा नदी का जल जो है उसके बावजूद भी शुद्ध बचा रहता है। कैसे रहता है इतना साफ? ठीक है, तो इसका कारण यही है भैया कि गंगा नदी के जल में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी, जिस कारण से गंगा नदी का जल जो है ये नहीं सड़ पाता है और हम वर्षों तक, कई सालों तक उसको हम बंद बोतल में बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो बोतल में बंद करके हम कई वर्षों तक रख सकते हैं, फिर भी गंगा नदी का पानी जो है नहीं सड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, जीवाणुओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनके कहां पे यूज हैं, किन किन क्षेत्रों में बैक्टीरिया के हम यूज कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं, मात्र 4 से 5 ऐसे क्षेत्र याद रखना है जहां पे बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की उपयोगिता है, यानी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जीवाणुओं का जो उपयोग है वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जीवाणुओं का यूज किया जाता है। पहला हमारा क्या है? औषधि निर्माण। किसमें? औषधि निर्माण में। तो औषधि निर्माण में अगर हम देखें तो बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कई प्रकार के प्रतिजैविक जिनसे हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, या बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे हम कई अलग अलग प्रकार की दवाइयों का संश्लेषण कर सकते हैं। तो यहां पे एक एग्जांपल है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया होता है और यह बैक्टीरिया या जीवाणु जो होता है एक ऐसा जीवाणु है जिससे हम क्या करते हैं? प्रतिजैविक औषधियां तैयार करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक जो हमारा बैक्टीरिया होता है इससे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक भी तैयार करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कई सारी ऐसी बैक्टीरियाएं होती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, तो यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक के निर्माण में भाग लेता है। यानी हमको यह समझ में आ गया भैया कि हम बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये एक्चुअल में बैक्टीरिया के ऊपर ही प्रयोग कर रहे थे जब उन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की थी। औषधि निर्माण में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या है? सहजीवी के रूप में। ठीक है, सहजीवी के रूप में तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि सहजीवी रूप में हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं। जैसे आप ई कोलाई का नाम सुने हैं, ठीक है, इस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई शॉर्टकट में बोलते हैं। तो जो इस्चेरिचिया कोलाई होती है ये हमारे शरीर में सहजीवी के रूप में रहती है और हमारे कई सारी जैविक क्रियाओं में भी क्या करती है? हमारी मदद करती है। तो यानी जो जीवाणु है इनका उपयोग हम सहजीवी के रूप में, सिम्बियोटिक के रूप में भी कर सकते हैं। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट उपयोग कहां पे है? एसिटिक अम्ल के निर्माण में। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्या? एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि सिरका का निर्माण करता है। ठीक है, सिरका का निर्माण करता है भैया, आपका एथेनोइक एसिड का निर्माण करता
है। ठीक है, तो सिरका के निर्माण में भाग लेता है कौन? एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु। यानी सिरका के निर्माण में भी यानी एसिटिक अम्ल जो होता है या एथेनोइक अम्ल आप जिसको कह सकते हैं, तो एसिटिक अम्ल या सिरका के निर्माण में भी बैक्टीरिया भाग लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया का एक और यूज हो गया किसके रूप में? एसिटिक अम्ल के निर्माण करने में। एक चौथा इंपोर्टेंट है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर अम्ल पूछे तो लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल निर्माण में देखिए लैक्टोबैसिलस लेक्टाई नामक एक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई। और यही वो ऐसा बैक्टीरिया या जीवाणु होता है जो कि दूध के लैक्टोज शर्करा को किसमें बदल देता है? लैक्टिक अम्ल यानी कि दही में परिवर्तित कर देता है। तो लैक्टिक अम्ल भैया किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ठीक है, तो जो लैक्टोज शर्करा होती है जो कि दूध में उपस्थित होती है, तो दूध में उपस्थित जो लैक्टोज शर्करा होती है यही दही में परिवर्तित हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? लैक्टोबैसिलस लेक्टाई नामक जीवाणु की उपस्थिति में दूध में उपस्थित जो लैक्टोज शर्करा होती है वो बदल जाती है भैया लैक्टिक अम्ल में। तो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल। ये किसमें उपस्थित होता है भैया? ये उपस्थित होता है दही में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे लैक्टिक अम्ल किस में उपस्थित होता है तो आपको याद रखना है दही में, लेकिन लैक्टोज शर्करा किस में उपस्थित होती है तो आपको याद रखना है दूध में उपस्थित होती है। ठीक है, तो दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है यानी कि दही में परिवर्तित कर देता है कौन? ये लैक्टोबैसिलस लेक्टाई नामक बैक्टीरिया। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या सही जोड़ी में सही विकल्प में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आखिरी आपको याद रखना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में। ठीक है, तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी कई सारे बैक्टीरिया भाग लेते हैं, जैसे आपका क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया हो गए। ये सारे के सारे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है, यानी भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे आज की इस वीडियो में 9 से 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं और आपके इस चैप्टर से इतने ही सिलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इस चैप्टर से इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं जितने हमने आज के इस वीडियो में कवर कराया है, तो आप यकीन मान के चलिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन यहीं से आपके चैप्टर 8 से आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे जितने भी 9 से 10 हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चैप्टर 8 में बहुत सारे टॉपिक नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। इसके पहले हमने चैप्टर 7 तक के सारे चैप्टर के 1 शॉट प्रोवाइड करा दिए हैं वीडियो। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे चैप्टर के 1 शॉट हमने प्रोवाइड करा दिए हैं और सब इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें, जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।